हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम देखेंगे जीएस की क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है एनसीईआरटी के हम 3000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए हैं और इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो साइंस है। साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि 100% आपकी एनसीईआरटी की बुक से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी में 6 से लेकर के 8 तक की बुक से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। और यहाँ पर जो हमारा टारगेट है 3000 क्वेश्चन का, ये 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी के हैं। लेकिन और अदर सब्जेक्ट में कभी कभी हम 8 से अपर क्लास का भी करा देते हैं। जो भी क्वेश्चन, जैसे हम बुक अगर पढ़ रहे होते हैं, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगता है वो हम ले लेते हैं। तो 6 से 8 तक का वहाँ पर थोड़ा सा जो होता है वो क्लास आगे हो जाता है, आपको हम बता भी देते हैं। बस हमारा ये उद्देश्य होता है कि आप तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच जाए। अगर हम पढ़ते भी हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोगों तक ज़रूर उसे सेव करके रख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? विकल्प कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, अग्नाशय। ऑप्शन बी सही होता है, अग्नाशय। तो मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। वो भी लैंगरहैंस में जो बीटा सेल्स होती हैं उससे ये स्रावित होता है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है। ये मानव शरीर के रुधिर में किसको? शर्करा को ये कंट्रोल करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह, क्या नाम है? मधुमेह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज़ रोग हो जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? अग्नाशय कैसी ग्लैंड, पैंक्रियाज कैसी ग्लैंड है? तो ये आपका उत्तर सही होगा, ये मिश्रित ग्लैंड है। ना अंतःस्रावी ना बहिस्रावी, ये मिश्रित है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, तिल्ली है या प्लीहा जिसे कहते हैं। तो प्लीहा मानव उदर में एक अंग है जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ जो क्षतिग्रस्त आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पसल्स, उसको नष्ट करने या हटाने का कार्य करती है। इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का, रेड ब्लड कार्पसल्स का कब्रगाह भी कहा जाता है, जहाँ पर आरबीसी को ख़त्म किया जाता है, यानी कि आरबीसी मर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, डोइजी एंड डैम को। डोइजी एंड डैम को विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। इन्हें 1943 में डेनमार्क के बायोकेमिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट हेनरिक डैम के साथ विटामिन के और उसकी रासायनिक संरचना की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में प्रसिद्ध नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था। विटामिन के क्या काम करता है? ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? कौन सा मानव रोग है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है? आप सभी को हम बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सभी की वजह से होने वाले रोगों के बारे में ट्रिक हमने बहुत पहले जब स्टार्ट किए थे चैनल, तब मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो आप लोगों को वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जा करके उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? बैक्टीरिया की वजह से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, आंत्र ज्वर, यानी कि टाइफाइड जिसे कहते हैं टाइफाइड। ठीक है, तो ये रोग होता है बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफोसा। तो इस बैक्टीरिया के कारण होता है ये टाइफाइड। और इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है। और इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है, इसमें प्लीहा, जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन, कभी कभी ये नाम भी आपको सुनने में आता होगा, तिल्ली, प्लीहा, और इसका जो इंग्लिश है वो स्प्लीन है। ठीक है, इसमें जो प्लीहा होती है, स्प्लीन होती है ये, और कुछ उसमें ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है। तो
रोगी को क्लोरोमाइसिटीन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। कौन सी औषधि का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोरोमाइसिटीन लिख देते हैं, क्लोरोमाइसिटीन, इस औषधि का प्रयोग इसमें करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर खसरा हुआ, पोलियो हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, ये वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं, विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख का रंग, मनुष्य की आँख का रंग आँख के फिल इन द ब्लैंक, आँख के फिल इन द ब्लैंक या फिर आगे में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। कुछ इसमें और आपको जोड़ना है। मनुष्य की आँख का रंग आँख के फिल इन द ब्लैंक में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए आइरिस। तो मनुष्य की आँख का रंग आँख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस क्या होता है, एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसके बीच में एक छेद होता है। और जो आइरिस होता है, आइरिस का कार्य क्या होता है, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तभी आप देखते हैं जब तेज प्रकाश पड़ता है तो आँखें, हम क्या करते हैं, आँखें एकदम से सिकोड़ लेते हैं, छोटी कर लेते हैं, जिससे कि प्रकाश ज़्यादा हम ना ले पाएँ, छोटा कर लेते हैं। और जब प्रकाश कम पड़ता है तो क्या होता है, आँखों को हम फैला लेते हैं। रात में देखिए कितनी फैला करके आँखें हम लोग देखते हैं। तो ये आइरिस का काम है, प्रकाश को नियंत्रित करना, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। पीला केक किस खनिज को कहते हैं। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, यूरेनियम। ये जो चारों विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प में जो खनिज दिए गए हैं, इसमें से यूरेनियम को हम पीला केक कहते हैं। यूरेनियम का जो रासायनिक चिन्ह है वो यू है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 92 है। इसकी खोज 1789 ईस्वी में क्लाप्रोथ द्वारा एक अयस्क से की गई थी। अयस्क का नाम है पिचब्लेंड, अयस्क का नाम है पिचब्लेंड। खनिज अयस्क से ही निकाला जाता है। फिर 1896 में हेनरी बैकेरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ये भी आप जानिएगा। ठीक है, यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज भी की थी। किसने, हेनरी बैकेरल ने। कब, 1896 में। यूरेनियम से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस टाइम की बहुत बड़ी खोज में ये शामिल था। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, आर्किमिडीज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या लुई पाश्चर। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। आर्किमिडीज किससे संबंधित है, ये उत्प्लवन बल के सिद्धांत से संबंधित है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये टेलीफोन से संबंधित बहुत सारे आविष्कार किए थे, टेलीफोन। लुई पाश्चर, रेबीज का टीका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, उस वाहिनी, यहाँ पर वाहन नहीं होगा, वाहिनी होगा, वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। क्या है, यूरेथ्रा, यूरेटर, ब्लैडर या रेनल पेल्विस। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये एक ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। पूरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है, जिगर, जिसे हम कहते हैं यकृत, जिसे और कहते हैं हम लीवर। ठीक है, तो लीवर में पित्त का उत्पादन होता है। जो यकृत होता है पाचक रस बनाता है, उसे ही हम कहते हैं पित्त। दूसरे शब्दों में पित्त यकृत से बनने वाला रस है। यह पाचन में सहायता करता है और ये कुछ गाढ़ा सा पीला तरल पदार्थ होता है, ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है और स्वाद में कड़वा होता है।
पित्त बनकर पित्ताशय में एकत्रित होता है, जहाँ इसमें म्यूसिन मिलता है, MUSIN। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, दांत। कवक या फफूंद एक प्रकार का परजीवी है। पहले तो सबसे पहले ये जानिए, कवक या फफूंद जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फंजाई, ये प्लांट है, ये पौधे की कैटेगरी में रखा गया है। एल्गी, फंजाई, ये सभी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सभी प्लांट्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो जो फंजाई है वो भी आपका एक पौधा है। क्लियर है? और ये क्या काम करता है? अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। कवक के द्वारा मनुष्यों में होने वाले कुछ रोगों के एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे गंजापन हुआ, ठीक है, दांत खाज हुआ, दमा हुआ, हाथी पाँव यानी कि एथलीट फुट, ये बीमारी किससे होती है? फंजाई से होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अच्छा देखिए, फंजाई का एक सटीक सा एग्जांपल आपको बताते हैं। जो रोटी पे फफूंद, जैसे रोटी कुछ दिन में वाइट से फिर काली हो जाती है, तो फंजाई का एग्जांपल है, फंजाई की वजह से ही ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फोलिक एसिड। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, बायोटिन। तो यहाँ पर और कुछ विटामिन के रासायनिक नाम जान लेते हैं। जैसे विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या नाम है? रेटिनॉल है। B1 का है थायमीन, लिख देते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। B2 का है राइबोफ्लेविन, ठीक है। चलिए B2 के बाद हम आते हैं B3 पर। B3 का नाम है नियासिन, लिख लीजिए, नियासिन। B5 आता है, फिर B5 पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है। फिर आता है B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है B7 बायोटिन। फिर है B7 के बाद आता है B12, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, साइनकोबैलामीन। फिर विटामिन C जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। फिर आता है विटामिन D कैल्सीफेरॉल। फिर आता है विटामिन E का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन K है फिलोक्विनोन। क्लियर हो गया? इतने विटामिन के जो केमिकल नेम है आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? यानी कि यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या नहीं पाया जाता? इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पशु कोशिकाओं में नहीं होती, यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है C कोशिका भित्ति। जो बाहर की कोशिका भित्ति होती है ये किस में नहीं पाई जाती? जंतुओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका क्या है? सबसे पहले सेल, एक आप कह सकते हैं कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक क्यों? क्योंकि पूरे शरीर के जो भी कार्य होते हैं इसी कोशिका में ही संपन्न होते हैं। जो भी हमारे शरीर में आप काम देख रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी अंदर चल रहा है, वो इसी कोशिका में होता है। और यहाँ पर संरचनात्मक क्यों? क्योंकि आप एक तरीके से देखिए, जैसे एक घर बनता है तो पूरे दीवार से इस तरीके से जोड़ जोड़ के घर बनता है, और दीवार किससे बनती है? छोटी छोटी ईंटों से बनती है। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं ये मानव शरीर है, ये मान लीजिए चेहरा है, तो मानव शरीर ये भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। जहाँ जहाँ भी कोशिकाएं होती हैं उसी तरीके से शरीर की संरचना होती है। तो जिस तरीके से आप ईंट को जोड़ेंगे घर बनेगा, उसी तरीके से कोशिकाएं जोड़ जोड़ करके पूरे शरीर का निर्माण करती है। तो संरचनात्मक हुई क्योंकि ये शरीर को संरचना प्रदान करती है। जहाँ पर कोशिका नहीं हुई वो अंग वहाँ तो खाली ही रह जाएगा। हाथ की तरफ अगर कोशिका ना हुई तो हाथ तो बनेगा ही नहीं ना। तो कहने का मतलब संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इसलिए क्योंकि सारी शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो इसी एक ही कोशिका में, शरीर तो कई पूरे बहुत अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो कहने का मतलब कोशिका में ही शरीर की सारी प्रक्रियाएं होती इसी में संपन्न होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड कुछ और बता देते हैं।
देखिए, जो कोशिका का अध्ययन होता है ये कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। और पादप और जंतुओं की संरचना अलग अलग होती है, जो पादप को जंतुओं से अलग रखती है। जैसे जो कोशिका भित्ति होती केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, और ये जो बनी होती किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में भी सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। देखिए, जो पहले तो एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। फिर उसके बाहर भित्ति, मतलब आप गांव में सुने होंगे भीत कहा जाता, तो भित्ति मतलब दीवार एक तरीके से। तो यही होती है जो कोशिका को शेप प्रदान करने में भी हेल्प करती है। यानी कि जैसे कोई चीज़ आप बनाने चलते हैं तो एक शेप देते हैं बाहर से, तो उसी तरीके से ये इसकी कवरिंग है। सबसे बाहर की कवरिंग कोशिका भित्ति होती है, और जो उसके नीचे एक स्टेप मतलब कि जैसे इसके नीचे जाएंगे तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर होता है। भित्ति सबसे बाहर की चीज़ होती है, भित्ति का मतलब दीवार से आप लगा सकते हैं, और अंदर एक झिल्ली होती है, ये इसको भी प्रोटेक्ट करती है और पूरे कोशिका को भी प्रोटेक्ट करती है, और कोशिका की संरचना के लिए भी ये जिम्मेवार होती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जाति या स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं, नर और मादा गैमेट मिलते हैं, तो उसे हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये अंडाणु, इधर से ये शुक्राणु, इस तरीके से जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसे निषेचन कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, मेंढक। इसमें बाह्य निषेचन होता है। मेंढक ये उभयचर वर्ग का जंतु है। उभयचर यानी कि स्थल और जल दोनों में ये रह सकता है, यानी कि पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। और यह एक शीत रक्त प्राणी है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि इसके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है। शीत रक्त प्राणी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये पूछा जाता है। और मेढक का जो संघ है कॉर्डेटा है, वर्ग है एम्फीबिया, और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना है। क्या है? राना टिग्रीना। आपको हम डिटेल में देखिए, जितने क्वेश्चन आप देखते हैं उससे ज़्यादा हम कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, सब बता डालते हैं। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग नोटिफिकेशन जरूर पाएँ, एक भी क्लास आपकी मिस ना होने पाए। ठीक है, और वर्षा ऋतु में इसका जनन काल होता है। वर्षा ऋतु इनका मतलब वर्षा ऋतु ही इनके जनन काल के लिए परफेक्ट होती है। और जो मादा मेढक है जल में अंडों को एक समूह में रखती है, यानी कि देखिए बाह्य निषेचन में यानी कि शरीर से बाहर, ये समझ सकते हैं। तो जो मादा मेढक होती है जल में अंडों को एक समूह में रखती है, और उस पर नर अपने शुक्राणु डालता है, यानी कि फिर वहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से निषेचन होता है, यानी कि स्पर्म और ओवा के मिलने से। तो मादा पहले ही अंडों को पानी में डाल देती है, फिर उसके बाद इसमें जो मेल मेढक होता है अपने स्पर्म को उस पर डालता है। तो फिर यहाँ पर पानी में, यानी कि मादा शरीर में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, जैसे कि मनुष्यों में होती है निषेचन की प्रक्रिया शरीर में होती है, मादा के शरीर में होती है। ठीक है, तो इसमें बाहर होता है बाह्य और आंतरिक निषेचन। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। मानव शरीर में कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, हड्डियाँ हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, इसका ऑस्टियोपोरोसिस जो मतलब है, इसका जो शाब्दिक अर्थ अगर आप कहेंगे, चलिए देखिए, पोरोसिस यानी कि पोरस, पोरस मतलब जिसमें छिद्र हो जाता है, छेद हो जाता है। ठीक है, पोरस बोन्स, चलिए आपको बता देते, पोरस बोन्स आप कह सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब पोरस बोन्स, अर्थात ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियों की गुणवत्ता और जो घनत्व होता है कम हो जाता है। जैसे ओजोन होल होता है, तो ओजोन होल में वो छेद नहीं हो जाता, लेकिन वहाँ पर ओजोन की परत जो होती है कम होती जा रही है। तो ऐसे ही पोरस बोन्स का मतलब जिसमें गुणवत्ता और घनत्व कम हो जाता है। जब घनत्व कम हो जाता है तो वो हड्डियाँ जो घिस रही होती हैं, इस तरीके से सेंस आप निकाल सकते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस का जो सामान्य लक्षण होता है वो क्या? पहली बात तो ये लक्षण जल्दी नहीं दिखता है,
बाद में दिखता है। इसमें क्या होता है, मिली कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन के अलावा कई प्रकार के मिनरल से ये बनी होती हड्डियाँ, लेकिन अनियमित जीवन शैली और बढ़ती उम्र से ये मिनरल नष्ट होने लगते हैं। अगर आप अपने खान पान पर, एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान देते हैं तो ये मिनरल्स शरीर में बने रहते हैं, लेकिन जब आप ध्यान नहीं देते हैं अपने रूटीन पर, बाद में क्या होता है, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और ये ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, ये हड्डियों से संबंधित है, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? गुणसूत्र कितने होते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाता है, 46। और अगर हम जोड़े की बात करते हैं तो 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े में जो 22 जोड़ा होता है वो कायिक होता है। कायिक मतलब जिसे हम कहेंगे शरीर के लक्षण से जिम्मेदार होता है, शरीर के लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। और जो एक जोड़ा होता है उसे हम कहते हैं लिंगीय गुणसूत्र कहते हैं, ये समान नहीं होता है। और ये जो 22 जोड़े होते हैं वो सभी एक समान होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स, ऑटो मतलब समान, और ये जो एक जोड़ा होता है वो समान नहीं होता है। यानी किसमें समानता की बात की जा रही है? इस जो लिंगीय गुणसूत्र होता है वो नर और मादा में समान नहीं होता है। जैसे लिंगीय गुणसूत्र अगर नर की बात करते हैं तो XY होता है और मादा में XX होता है, जिसे हम कहेंगे जब दोनों समान नहीं होते तो इसे हम कहते हैं हेट्रोसोम्स। क्या कहते हैं? हेट्रोसोम्स कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इन्हीं के द्वारा मनुष्यों में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, इसीलिए इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। आपको मैंने बताया पुरुषों में XY होता है और स्त्रियों में XX होता है। ठीक है, और आपको अगर हम लिंग डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए, चलिए यहाँ पर क्लियर देखिए, XY और XX, तो अगर मान लीजिए निषेचन की प्रक्रिया होती तो इसके गुणसूत्र, जैसे ये मेल है, ठीक है, ये फीमेल, तो इसके जब गुणसूत्र मिले XX, ठीक है, तो ये जिम्मेदार हो गए ये गर्ल्स के लिए। फिर ये XX, ये भी गर्ल्स, लेकिन Y जब इसके X से मिलता है तो यहाँ पर ये मेल होता है, फिर यानी कि बॉयज़। और फिर उसके बाद XY, यहाँ पर भी लड़का लड़की। देखिए एक चीज़ आपको साइंटिफिकली बताते हैं, जो भी मतलब जो बच्चे होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके लिए जो जिम्मेवार क्रोमोसोम होता है वो पुरुषों का ही होता है। क्योंकि देखिए स्त्रियों का हमेशा गॉड गिफ्टेड है, सेम ही है, XX ही है, उसके लड़की हो रही तो इसके लिए जिम्मेदार औरतें नहीं होती, लड़कियां नहीं होती। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर मेरे जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं अगर वो गर्ल्स हैं वो तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बॉयज़ हैं तो थोड़ा सा समझदारी रखिएगा। कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए आपको कभी भी किसी पर ब्लेम नहीं देना चाहिए। आप जागरूक बनिए, एक अच्छे स्टूडेंट बनिए और लाइफ में हमेशा अच्छा डिसीजन लीजिए, अच्छे तरीके से सोच विकसित करिए, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। ठीक है, तो जब भी चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए जो भी क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है वो मेल क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड हमेशा सेम ही है, XX। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी जो हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन में? तो विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है, वसा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, वसा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। कैसे? देखिए वसा में अगर हम डाटा की बात करते हैं तो वसा में 9 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा होती है, जबकि प्रोटीन में 4 कैलोरी प्रति ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट में कितनी होती है? 4 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। और यहाँ पर अगर हम वसा की बात करते हैं तो वसा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी वसा? एक पहली होती है संतृप्त वसीय अम्ल, दूसरा होता है असंतृप्त वसीय अम्ल, या फिर आप कह सकते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी? हालांकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा खूब जाता है, तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, स्कर्वी। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और यह है मुख्यतया किस में पाया जाता है ये विटामिन? तो सिट्रस फलों में पाया जाता है, जो थोड़े से खट्टे फल होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, विस्तृत रूप क्या है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा?
ध्यान से पढ़ लीजिए, 4 विकल्प आप सभी के सामने, थोड़ा सा हम वेट करते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए इसको इंग्लिश में लिख देते, कभी कभी इंग्लिश में पूछा जाता है, तो ACQUIRED एक्वायर्ड इम्यूनो, इम्यूनो हो गया। अब आगे हम लिखेंगे डिफिशियंसी, डिफिशियंसी हो गया। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर सिंड्रोम, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किससे होता है, किस वायरस से होता है, जो एड्स होता है किस वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। यह संक्रमण मेनली लैंगिक संपर्क से, संक्रमित इंजेक्शन सुई या फिर संक्रमित रक्त के द्वारा, संक्रमित जो इन्फेक्टेड माँ होती है उससे एम्ब्रियो को भी होता है और फिर आगे बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इस रोग से जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से उसे कोई भी बीमारी होती है तो वो ठीक नहीं होता है, यानी कि एंटीबॉडी उस तरीके से डेवलप नहीं होती कि किसी भी रोग से वो लड़ सके। ठीक है, तो एड्स के परीक्षण की जो विधियां हैं वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो एलिसा, ओरामोर और डिप्स्टिक विधि, लेकिन एलिसा ही पूछा जाता है, एलिसा विधि। ये किससे संबंधित है, तो आप ये जानते रहिएगा, एड्स के परीक्षण की ये विधि है एलिसा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, बेरी। तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन बी मुख्यतः अनाज के छिलके में, अंडा और मांस में पाया जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए रेटिनॉल, जिसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। जबकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डी ऑप्शन की तरफ आते हैं तो ये है टीबी, तपेदिक रोग। ये एक जीवाणु जनित रोग है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लिख देते हैं, माइकोबैक्टीरियम, एक मिनट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु के द्वारा होता है। ये शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये लंग्स को प्रभावित करता है। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, ओ है, सर्वदाता है और सर्वग्राही है ए बी, सभी से ले सकता है। और ओ है, सभी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंड स्टीनर, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में किया था। इन्होंने मात्र 3 समूह, कौन कौन से समूह, ए, बी और ओ की खोज की थी। बाद में डी कैस्टिलो और स्टूलरी ने चौथे समूह ए बी की खोज की। रक्त समूह ओ को, जैसा कि मैंने बताया सार्वभौमिक दानकर्ता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता, जिससे इसे किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है। और इसी प्रकार से रक्त समूह जो ए बी है, इसको हम कहते हैं सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और इस रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त ये ग्रहण कर सकता है। इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है और ओ में एंटीजन नहीं होता है। और आप सभी को बता दें, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और आप लोग भी बताइएगा कि आप सभी के ब्लड ग्रुप क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स शरीर के किस अंग में बनती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, बोन मैरो। सभी आरबीसी रेड ब्लड, देखिए सभी जो रुधिराणु होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका निर्माण बोन मैरो में होता है, लेकिन इनके जीवन काल अलग अलग होते हैं। जो आरबीसी है, पूछा जाता है एग्जाम में, सभी जितने हम आपको साइड फैक्ट बता रहे हैं सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। जो आरबीसी है इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी इसका जीवन काल होता है 4 से 6 दिन, और जो प्लेटलेट्स होता है इसका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं की जो सभी कोशिकाएं होती हैं ये हीमोग्लोबिन से भरी होती हैं। हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन हीम नामक डाई होता है, रंजक और लौहयुक्त प्रोटीन्स जिसका नाम है ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन, इससे मिलकर के बना होता है। यानी कि एक हीम डाई होता है, रंजक होता है जो इसे रंग प्रदान करता है, और एक यहाँ पर प्रोटीन होता है जिसका नाम है ग्लोबिन। और हीम नामक ये डाई के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। जबकि लौहयुक्त प्रोटीन ग्लोबिन के कारण ही रक्त श्वसन गैसों का जो संवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने और ले जाने का काम करता है। सामान्य व्यक्तियों में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, आपसे पूछा जाता है वो कितनी होती है? 15 ग्राम प्रति 100 ml होती है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये भी पूछा जाता है, तो अनीमिया रोग होता है, ठीक। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इससे रिलेटेड जानने चाहिए। क्या आपको वीडियो पसंद आ रहा है? अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी मेहनत कैसी लगती है, क्या हम ईमानदारी से पढ़ा पाते हैं या नहीं, फिर आप लोगों को जानकारी दे पाते हैं कि नहीं, आप लोगों के क्वेश्चन तैयार होते हैं कि नहीं। आप सभी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसमें अच्छा और करने की कोशिश करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का सजेशंस, आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है आप लोगों का फीडबैक, तो ज़रूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? हमारे शरीर में पित्त रस यानी कि बाइल कहाँ पर पैदा होता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, लीवर, यकृत। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका उत्तर सही होगा, लीवर ही है। जो लीवर है, लीवर कोशिकाओं से एक क्षारीय रस यानी कि पित्त रस का सेक्रेशन होता है, जिसका पीएच मान पूछा जाता है आपसे, जिसका पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8.5 तक। तो आप सभी जान रहे हैं 7 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका, अगर पीएच मान 7 से अधिक हो रहा है, 7 पर न्यूट्रल हो जाता है, इधर आने पर एसिडिक होता है, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ चलेंगे, फिर 7 से आगे चलेंगे तो ये कैसा हो जाता है? एसिडिक, फिर ये बेसिक हो जाता है, बेस हो जाता है, ठीक है, क्षारीय हो जाता है। तो इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि पित्त रस में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? तो सही बात तो ये है कि इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस का मुख्य कार्य है क्षारीय माध्यम प्रदान करना। क्या क्षारीय माध्यम प्रदान करना है इसका मुख्य कार्य, और वसा का पाचन के लिए ये इमल्सीकरण करता है, इमल्सीकरण करता है। तो यकृत से प्रतिदिन अगर हम बात करते हैं तो 700 से 900 मिलीग्राम पित्त रस का स्रावण होता है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के साइंस के क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट कर लेते एक बार जल्दी से फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है 1943 में विटामिन के के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन बी सही हो जाता है, ओइजी एंड डैम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं? ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, आंत्र ज्वर, जिसे हम कहते हैं टाइफाइड। क्वेश्चन है मनुष्य की आँख के किस भाग के रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? आँख के किस भाग के रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? तो विकल्प देखिए, यहाँ पर सटीक क्वेश्चन आप देखिए, मनुष्य की आँख का रंग आँख के फिल इन द ब्लैंक
में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो आँख में क्या स्थित है? ऑप्शन ए सही हो जाता है आइरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है यूरेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी सही हो जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। ऑप्शन ए सही होता है यूरेथ्रा। क्वेश्चन है, मनुष्यों में पित्त रस का उत्पादन किस अंग में होता है? विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है जिगर, जिसे हम कहते हैं यकृत। क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन से रोग फफूंद के कारण होते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाता है दाद। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम आपको बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाता है बायोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? तो विकल्प सी सही हो जाता है मेंढक में। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस ऑप्शन सी सही हो जाता है हड्डियां हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या बतानी है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। अगर हम जोड़े की बात करते हो तो आपका उत्तर 23 सही होगा, लेकिन अगर इसमें हम कहते हैं जो कायिक गुणसूत्र होता है ऑटोसोम्स वो कितना होता है, तो आप बताएंगे 22 जोड़े होते हैं, यानी कि 44 होती है इनकी संख्या। और अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो फिर आप उत्तर देंगे 1 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अधिकतम ऊर्जा किस में है? ऑप्शन बी सही हो जाता है वसा। 9 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4 कैलोरी प्रति ग्राम है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है ऑप्शन ए स्कर्वी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एड्स का विस्तृत रूप क्या है? एड्स का विस्तृत रूप अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है वेरी वेरी। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्यों को दिया जा सकता है? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है ओ। आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है बोन मैरो अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है यकृत में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आपको कैसे लगे हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिटेल में रिप्लाई करेंगे जितनी जानकारी आपके पास हो। ठीक है, हम आपके कमेंट चेक करेंगे। और इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, लिख देते हैं, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग जाकर के चेक कर लीजिएगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर हम आपको मिलेंगे। और इसी के साथ ही आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।